जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर ली है, दो पार्ट्स में कवर करी थी। पहला पार्ट जो था यूनिट 1 का, उसमें हमने नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा था, और पार्ट 2 जो था यूनिट 1 का, उसमें हमने सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा था। अगर आपने वो यूनिट 1 नहीं देखा है तो आगे के जो लेक्चर्स हैं आपको समझ नहीं आएंगे अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो। ठीक है, और अगर आपने पहले भी पढ़ रखी है तो कोई बात नहीं, आप यूनिट 2 से भी देख सकते हो। लेकिन अगर आपको अगर बेसिक से अच्छे से पढ़ना है अपने ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, या फिर पीएसआईआर के लिए क्यों ना पढ़ना हो, या यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, तो आपको हर चीज में ये हेल्पफुल होगी ये वाली बुक। इससे आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे पॉलिटिकल साइंस के। सो लेट्स बिगिन यूनिट 2। और यूनिट 2 में क्या क्या चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं, एक ब्लूप्रिंट देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हमें आगे की वीडियो देखनी चाहिए कि नहीं, कि मैं आज क्या पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे आइडियोलॉजी क्या होता है। आइडियोलॉजी को एज अ सेट ऑफ आइडियाज क्यों बोलते हैं, कि फिर मैंने आपको बोला कि हिंदी मीडियम के भी मैं कुछ वर्ड्स बीच बीच में बताती रहूंगी। ठीक है, सो अभी सिर्फ इंग्लिश का देखो, आगे जब हम पीडीएफ पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी वर्ड्स मैं आपको ट्रांसलेट करती रहूंगी, अनुवाद करती रहूंगी। आइडियोलॉजी पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी क्या है वो पढ़ेंगे। फिर आइडियोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ आइडियाज क्यों बोला जाता है, वैसे ये जो चीज है मैं आपको ओपी गाबा 1.0 में भी पढ़ा चुकी हूँ। 1.0 क्या है, जो ओपी गाबा की पहली प्लेलिस्ट बनी थी इससे पहले वाली, ये अभी 2.0 चल रहा है, राइट। इससे पहले मैं ओपी गाबा की प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ, उसमें हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे, सारा सिलेबस कवर नहीं किया था। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे पर यूजीसी नेट जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किए थे, नॉट फॉर आंसर राइटिंग। पर हाँ, वो आपको आंसर राइटिंग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मदद करेगी। तो इसलिए जो हमने उसमें कवर कर लिया है वो यहाँ हम कवर नहीं करेंगे। ऑल्दो साइंस ऑफ आइडियाज तक मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूंगी, क्योंकि कुछ कुछ चीजें मैंने वहां छोड़ दी थी। ठीक है, कि वो जो मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं लगी। लेकिन अब हम ग्रेजुएशन के लिए भी पढ़ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी, तो सब कुछ कवर करेंगे। बाकी मैंने आइडियोलॉजी एंड टोटलिटेरियनिज्म, एक सेकेंड तो मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। आइडियोलॉजी एंड टोटलिटेरियनिज्म, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, डिबेट और लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, और ये सारी चीजें फेमिनिज्म तक मैंने आपको ओपी गाबा 1.0 जो फर्स्ट प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। पहला लेक्चर, जो फर्स्ट लेक्चर है वो इससे रिलेटेड है, क्योंकि हमने पहला लेक्चर जो ओपी गाबा का बनाया था वो आइडियोलॉजीज के ऊपर बनाया था, जहां से हमने टोटलिटेरियनिज्म से लेकर यहाँ तक पढ़ा था। गांधीनिज्म और अनार्किज्म नहीं पढ़ा था, थोड़ा बहुत वो भी देख लिया था एंड में। ठीक है, क्योंकि गांधी की फिलॉसफी और अनार्किज्म क्या है, फासिज्म, ये भी हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था, जो कि ऊपर ऊपर से। ठीक है, और मतलब काफी अच्छे से मैंने आपको समझा दिया था। तो आप वो वाला लेक्चर देखना, पहले के दो तीन लेक्चर सिर्फ आइडियोलॉजीज के ऊपर ही हैं। ठीक है, सो वो आप देखोगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट आइडियोलॉजी समझ आ जाएंगी। लेकिन पहले बात करते हैं आइडियोलॉजी क्या होती है। तो आज के लेक्चर में हम साइंस ऑफ आइडियाज तक पढ़ेंगे, और साइंस ऑफ आइडियाज भी पूरा नहीं पढ़ेंगे, जितना मैंने उस लेक्चर में छोड़ा था वहां से मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो मेन हमारा ये है। फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो से यूनिट नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा। यूनिट 3 में भी हमने लिबरल व्यू, मार्क्सिस्ट व्यू और कम्युनिटेरियन व्यू ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो देखते हैं अगर यूनिट 3 में अगर कुछ ऐसा हुआ जैसे पॉलिटिक्स एज अ प्रोसेस मैंने कवर नहीं कराया, तो वो इसमें कवर हो जाएगा। और बाकी लिबरल व्यू ये वाला हमने प्रीवियस प्लेलिस्ट में कवर कर लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओपी गाबा 1.0 का लिंक, तो आप वहां से कवर कर सकते हो। ठीक है, सो आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और सबसे पहले आ जाते हैं हम पेज नंबर, ये आपके होगा 28। ठीक है, पेज नंबर 28 पे चैप्टर नंबर 2 से स्टार्टिंग है यहाँ पे। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ से देखते हैं क्या लिखा है। इन द रिलीम ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी द टर्म आइडियोलॉजीज इज अप्लाइड इनटू टू कॉन्टेक्स्ट। जब हम पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी करते हैं तो आइडियोलॉजी जो टर्म है वो हम दो तरीके से समझते हैं। आइडियोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो अगर हिंदी मीडियम से कोई देख रहा है तो विचारधारा। ठीक है, अब समझ आ गया आज के चैप्टर का शुरुआत। विचारधारा क्या है उसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला, अ सेट ऑफ आइडियाज विच आर एक्सेप्टेड टू बी ट्रू बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप, पार्टी और नेशन विदाउट फर्दर एग्जामिनेशन। तो आइडियोलॉजी क्या होती है, आपकी विचारधाराएं, ऐसे कुछ आइडियाज होते हैं। ठीक है, आपके ऐसे कुछ विचार जो आप ट्रू मान लेते हो, सच मान लेते हो, अपने आइडियाज को ट्रू मान लेते हो। और ट्रू कौन मानता है, मतलब आप भी मानते हो, आप कोई ग्रुप है, कोई पार्टी है, कोई, या फिर पूरा का पूरा राज्य या नेशन। ठीक है, इसको सच मान लेता है कुछ आइडियाज को, तो वो आइडियोलॉजी बन जाता है। ठीक है, और उसमें फिर हम कोई भी पूछताछ नहीं करते, क्वेश्चन नहीं करते, जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लेते हैं विदाउट क्वेश्चनिंग। और इसमें लिखा है विदाउट फर्दर एग्जामिनेशन, मतलब आगे हम उसको एग्जामिन नहीं करते, परखते नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा आपकी विचारधारा अलग अलग लोगों की अलग अलग होती है, आपकी भी कोई ना कोई विचारधारा होगी।
ठीक है, लेफ्टिस्ट हो गए या राइटिस्ट हो गए या मॉडरेट हो गए या न्यूट्रल रहते हो गए पॉलिटिक्स के मामलों में, है ना। सो वैसा, तो आपकी जो विचारधारा है ना, आप उस पर कभी सवाल नहीं उठाते, आप कहते हो हाँ ये मेरी विचारधारा है और मैं इसको साबित कर सकता हूँ, लेकिन आप कभी इसको फर्दर एग्जामिन नहीं करते, जो आपकी विचार है और जो दूसरों से आपको विचार मिले हैं उसको आप सच मान लेते हो। तो पहला तो आइडियोलॉजी ये हो गया, जो कि बहुत कॉमन सेंसिकल है, आपको पता भी होगा कि यही चीजें होती हैं, मतलब आप रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हो। चाहे आपको आइडियोलॉजी नहीं पता था क्या होती है, लेकिन आप इसको रियल लाइफ से रिलेट करके समझ सकते हो। देन बी पॉइंट क्या कहता है, दूसरा क्या होता है आइडियोलॉजी का मतलब, दूसरा मतलब ये कि द साइंस ऑफ आइडियाज विच एग्जामिन एज टू हाउ डिफरेंट आइडियाज आर फॉर्म्ड। और जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ आइडियाज भी है। ये आपको दिख रहा है बी पार्ट, साइंस ऑफ आइडियाज भी है। नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना सकते हो, आपके पास बुक है तो अंडरलाइन भी कर सकते हो अपनी बुक में साथ साथ। सो यहाँ पे अगर हिंदी मीडियम वालों के लिए बताऊं तो विचारधारा क्या है, विचारों का ज्ञान, ठीक है, का विज्ञान, सॉरी ज्ञान नहीं विज्ञान, ठीक है। तो विचारधारा विचारों का विज्ञान है, वो कैसे, क्योंकि इसमें जो है अलग अलग डिफरेंट आइडियाज होते हैं, डिफरेंट आइडियाज को फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है, एंड हाउ ट्रूथ इज डिस्टॉर्टेड एंड हाउ वी कैन ओवरकम डिस्टॉर्शन टू डिस्कवर ट्रू नॉलेज। तो साइंटिफिक चीजें क्या होती है, जो साइंस का विज्ञान के माध्यम से अगर कोई चीज हम लेकर आते हैं तो हम उसमें ट्रू नॉलेज मतलब सच पे पहुंचने की कोशिश करते हैं कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करके। तो वैसे ही पॉलिटिकल साइंस में भी जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसमें भी आइडियोलॉजी के दो तरीके, या तो आप जैसा है वैसा मान लो, या फिर आप क्या करो, आप सच पे पहुंचने की कोशिश करो, उसको डिस्कवर करने की कोशिश करो। अगर आइडियोलॉजी में कोई त्रुटि है, डिस्टॉर्शन है, मतलब त्रुटि बोल सकते हो, उसको कुछ ओवरकम करना है, उसके लिए आप काम कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी सच्चाई को हमें गलत तरीके से दिखाया जाता है, तो त्रुट जो है, सच्चाई जो है उसको डिस्टॉर्ट किया जाता है, ठीक है, तोड़ा मड़ोड़ा जाता है। तो ये हमने पॉलिटिकल थ्योरी को दो नजरिए, पॉलिटिकल थ्योरी में जो आइडियोलॉजी है उसको दो नजरिए से देखा। पहला, ऐसे आइडियाज जो हम जैसे हैं वैसे मान लेते हैं, और दूसरा ऐसे विचारों का विज्ञान या साइंस ऑफ आइडियाज जिसमें हम ट्रू नॉलेज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और अगर कोई त्रुटि है, अगर कोई तोड़ मड़ोड़ रहा है अपना हमारे आइडियाज को, तो उसको एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जामिन करते भी हैं कुछ लोग और कुछ लोग नहीं भी करते, तो आइडियोलॉजी दोनों तरीके की हो सकती है। अब बात करते हैं आइडियोलॉजी एज अ सेट ऑफ आइडियाज। तो हमने ए पार्ट पढ़ा और बी पार्ट पढ़ा, अब ए पार्ट कवर करते हैं, आइडियोलॉजी एज सेट ऑफ आइडियाज, फिर आइडियोलॉजी एज साइंस ऑफ आइडियाज को थोड़ा देखेंगे। वैसे तो मैं साइंस ऑफ आइडियाज पहले समझा चुकी हूँ। तो इन दिस कंटेक्स्ट आइडियोलॉजी मीन्स अ सेट ऑफ दोज आइडियाज विच आर एक्सेप्टेड, एक सेकेंड इसको रब करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, तो आइडियोलॉजी क्या है, एक ऐसे सेट ऑफ आइडियाज हैं जो कि एक्सेप्ट करे जाते हैं ट्रू बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप विदाउट फर्दर एग्जामिनेशन। ये सेम टू सेम लाइन अभी पीछे समझाई। दीज आइडियाज आर इन्वोक्ड इन ऑर्डर टू जस्टिफाई और डिनाउंस अ पर्टिकुलर वे ऑफ सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये क्या बोलते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, हमारे आइडियाज होते हैं, वो क्यों होते हैं, हम अपने कोई भी विचार रख रहे हैं तो किस चीज के लिए रखते हैं, या तो किसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए रखते हैं, या किसी चीज को डिनाउंस, डिनाउंस क्या होता है, गिव अप करना, या फिर उसको नकार देना, ठीक है, मना कर देना, नकार देना। और जस्टिफाई करने का हिंदी में क्या होगा, अगर आप बोल सकते हैं इसको या तो साबित करना, या फिर अगर और शुद्ध हिंदी में बोले तो उचित सिद्ध करना। ठीक है, किसी चीज को आप उचित सिद्ध करते हो, साबित करते हो, और कुछ चीजों को नकारते हो, किसकी मदद से, अपने विचारों की मदद से। और क्या करते हो आप इस पे, एक पर्टिकुलर वे जो है सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, उसको आप जस्टिफाई करते हो या डिनाउंस करते हो। ठीक है, इसको किसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं, किसको साबित कर रहे हैं अपने आइडियाज के थ्रू, या किसको नकार रहे हैं, तो जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तरीके हैं उसको नकारते हैं या साबित करते हैं या उचित सिद्ध करते हैं। ठीक है, और इस सेंस में जो आइडियोलॉजी है क्या है, एक मैटर ऑफ फेथ, मतलब आकर आपकी कोई विचारधारा है तो इसका मतलब आपके लिए वो क्या है, एक फेथ है, मतलब जिसमें आप मानते हो। ठीक है, और फेथ को हिंदी में हम आस्था भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइडियोलॉजी एक मैटर ऑफ फेथ है, उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होता, मतलब आपके जो विचार हैं उनका कोई तुक नहीं है, बेसिकली उसको साइंस के थ्रू प्रूव नहीं किया जा सकता। और आपके जैसे विचार आपके बहुत सारे हो सकते हैं, अब आप बोलोगे मेरा विचार ये है कि मैं लेफ्टिस्ट हूँ, या मेरा विचार ये है कि मैं राइटिस्ट हूँ, मैं बीजेपी को मानता हूँ या इसको मानता हूँ, तो इसके पीछे आप कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं दे सकते ना, कुछ साइंस के थ्रू इसको प्रूव नहीं कर सकते हो। ये तो आपकी आस्था के ऊपर है कि आप इस भगवान को मानता है, कोई दूसरे भगवान को मानता है, तो वो भी आपकी विचारधारा हो सकती है। जरूरी नहीं है विचारधारा में सिर्फ लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट है, ये तो हम पॉलिटिकल साइंस में इसकी ज्यादा बात करते हैं, इसलिए मैंने ये बोला। आइडियोलॉजी में लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जो हमने
प्रीवियस प्लेलिस्ट में कवर भी किए थे। लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद जिसको बोलते हैं, और लिबरलिज्म को हम क्या बोलते हैं, उदारवाद। तो सोशलिज्म है, मार्क्सिज्म है, कम्युनिज्म है, एनार्की है, अराजकता जिसको हम बोल सकते हैं, फैसिज्म, इंपीरियलिज्म है, नेशनलिज्म की भावना, और इंटरनेशनलिज्म। ये सारे क्या है, आइडियोलॉजीज है। इन सब का हिंदी अनुवाद आपको भी पता होगा, नहीं पता तो अपने लेवल पे भी सर्च कर सकते हो। कुछ का मैंने बता दिया, कुछ आप सर्च कर लो, कोई बात नहीं। देन जो अधर्नेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी, अधर्नेंट्स क्या होते हैं, जो आइडियोलॉजी में मानते हैं, जो उस पर स्टिक रहते हैं। अधर करना होता है स्टिक रहना, ठीक है। जो उसमें मानते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि its validity need not to be subjected to verification, कि आइडियोलॉजी जो है उसको हमें वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट ग्रुप्स जो है उनकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज हो सकती हैं, बहुत कॉमन सी बात लिखी हुई है। और हेंस डिफरेंसेस अमॉन्ग देम आर इनएविटेबल। और इनएविटेबल का मतलब क्या होता है कि वो तो होना ही होना है, ठीक है, उसको हटाया नहीं जा सकता, जो मतलब जो है ही होगा, मतलब ऐसा। तो अलग अलग ग्रुप्स का अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, और इसलिए उनको, और ये जो डिफरेंसेस होते हैं उनके डिफरेंसेस मतलब क्या, आपस में जो मतभेद होते हैं अलग अलग विचारधाराओं में, सबका अपने अलग अलग विचार है, वो तो होना संभाविक है, स्वाभाविक है, सॉरी, स्वाभाविक बोल सकते हो, होना ही होना है, या इनएविटेबल है जिसको रोका नहीं जा सकता। अगर इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं तो आप यही वर्ड यूज करना, इनएविटेबल। और अगर आप हिंदी मीडियम से है तो आप स्वाभाविक वर्ड यूज कर सकते हो, या जिसको हटाया नहीं जा सकता है, जो होगा ही होगा, ठीक है, वैसा। देन अब इसको थोड़ा सा रब करते हैं। Ideology therefore gives rise to love-hate relationship which is not conducive to scientific temper. तो इसलिए एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा जो है आपस में लव हेट रिलेशनशिप क्रिएट करती है। मतलब कि जैसे कि एक, या तो आपके अगर सेम आइडियोलॉजी के आप हो, सेम विचारधारा के हो, तो आपके बीच में एक प्रेम संबंध होगा। प्रेम संबंध दूसरा वाला नहीं, मतलब आप एक दूसरे के थॉट्स को समझ पा रहे हो, तो वो वैसा वाला। प्रेम तो बहुत तरीके के होते हैं ना। देन हेट रिलेशनशिप क्या होगा, अगर आपके विचारधारा एकदम अलग अलग है तो आप एकदम दुश्मन टाइप बन जाओगे। तो बस इतनी सी बात लिखी हुई है, और इसमें कोई साइंटिफिक जो है नहीं कि हम साइंस के बेसिस पे इसको प्रूव कर सके, तो ये साइंटिफिक टेम्पर इसमें कोई रोल प्ले नहीं करता। अब यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके एग्जाम्पल्स पढ़े। अब बात करते हैं आइडियोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी के संबंध के बारे में। तो पॉलिटिक्स क्या होता है, आपको बताया, राजनीति, पॉलिटिकल थ्योरी, और आइडियोलॉजी हमारी विचारधारा है। So a group will invoke its ideology to determine the best form of government, the basis of right to rule and the procedure of selection of rulers. तो ये लाइन क्या कह रही है, जैसे मान लो एक ग्रुप है, ठीक है, उस ग्रुप में मतलब एक समूह जिसको हम बोलेंगे हिंदी में, तो एक ग्रुप है, उस ग्रुप में अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग रहते हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं, सॉरी, एक ही आइडियोलॉजी के लोग रहते हैं, एक ही विचारधारा के लोग एक ग्रुप में हैं, ठीक है। तो वो आकर हम आपस में डिस्कस करेंगे, एक ही विचार के होंगे, तो अपने हिसाब से उनके लिए जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो बेस्ट सरकार बनाई जा सकती है, कैसी सरकार होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, या फिर रिपब्लिक होना चाहिए, या फिर मोनार्की होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, ये सारी बेस्ट गवर्नमेंट्स होती हैं। तो उनके लिए जो बेस्ट होगा वो उससे चुन सकते हैं। कैसे, क्योंकि उनके पास एक विचारधारा है, उनकी एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं। डिटरमाइन करना मतलब क्या, चूज करना या उसके बारे में समझना। देन हम बेसिस ऑफ राइट टू रूल समझ सकते हैं। राइट टू रूल हो गया हमारा शासन का अधिकार, ठीक है, और बेसिस हो गया हमारा आधार, कि किस आधार पे वहां पे शासन किया जाएगा, वो भी हम, वो ग्रुप डिसाइड कर सकता है एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के बेसिस पे। और रूलर्स को सेलेक्ट कैसे किया जाएगा, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, क्या प्रोसीजर होगा, ये सारी चीजें। तो ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि अगर एक ग्रुप है, उसकी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है, तो वो अपनी आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या क्या चीजें कर सकता है। ब्रॉडली स्पीकिंग इट आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हु शुड रूल, तो क्या क्या चीजें हमें इससे पता चलती है कि कौन रूल कर सकता है। तो आइडियोलॉजी के, अगर आपको कभी आंसर राइटिंग में आ जाए कि आइडियोलॉजी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो आइडियोलॉजी की वजह से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या उसके यूज क्या है, ठीक है, इस्तेमाल क्या है। तो हु शुड रूल, किसको रूल करना चाहिए, हाउ रूलर्स शुड बी सिलेक्टेड, रूलर्स को कैसे, शासकों को सिलेक्ट करना चाहिए, उसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, कौन से ऐसे सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स होने चाहिए सरकार को चलाने के लिए, ठीक है, जैसे सरकार काम कैसे करे उसके लिए कुछ सिद्धांत होने चाहिए। एंड व्हाट इंस्टीट्यूशन शुड बी मेंटेन्ड, और कैसे हमारे पास कैसे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, और
should be maintained or replaced for the realization of those principles। और अगर उन प्रिंसिपल्स हमने कोई प्रिंसिपल्स को सिद्धांत बनाए हैं, तो अगर हमें किसी इंस्टीट्यूशंस को उस सिद्धांत के बदले में रिप्लेस भी करना पड़े तो रिप्लेस करो, और जो पहले से इंस्टीट्यूशन अगर वो सिद्धांत के मतलब सिद्धांतों को मान रहे हैं, कोई भी प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, जैसे जस्टिस का प्रिंसिपल है, इक्वालिटी है, लिबर्टी है, तो उसके लिए अगर जो इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, जो संस्थाएं काम कर रही है, वो वैसे की वैसी बनी रहे, और अगर वो उसके खिलाफ जा रही हैं तो उसको उन इंस्टीट्यूशंस को हमें रिप्लेस कर देना चाहिए। फिर उसके बाद क्या लिखा है, व्हेन एन आइडियोलॉजी इज यूज, जब भी कोई विचारधारा का इस्तेमाल हम किसी सिस्टम को डिफेंड करने के लिए करते हैं, या फिर कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम है, ठीक है, उसको डिफेंड करने के लिए अगर हम अपनी विचारधारा का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो सिस्टम है उसमें जो लिमिटेड और रेडिकल चेंज हो, ठीक है, या तो आप लिमिटेड चेंज की डिमांड करोगे, या फिर आप बोलोगे कि रेडिकल चेंज हो, बहुत ज्यादा चेंजेस आए या बहुत कम चेंजेस आए उस सिस्टम में, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी किसके लिए आइडियोलॉजी का ही इस्तेमाल किया जाता है ऐसी चीजों के लिए, सिस्टम को डिफेंड करने के लिए। सिस्टम में अगर चेंज नहीं लाना तो उसके लिए भी आइडियोलॉजी, अगर सिस्टम में चेंज लेकर आना है, रेडिकल चेंज लेकर आना है, तब भी आइडियोलॉजी का काम होगा। और ये सारी चीजें जो है ये क्या होता है, पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, तो ये क्या है, राजनीति का ही एक पार्ट है। सो हिंदी मीडियम वाले के लिए बताऊं तो सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं, व्यवस्था बोल सकते हैं, तंत्र बोल सकते हैं। रेडिकल चेंज को हम क्या बोल सकते हैं, रेडिकल चेंज एक तरीके से आपका जैसे कि क्रांतिकारी परिवर्तन बोल सकते हैं, ठीक है। सो अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में लेंड लेजिटिमेसी टू द रूलिंग क्लास, और एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होगी अगर आपकी एक राजनीतिक विचारधारा जो है वो आप रूलिंग क्लास को, जो मतलब कि जो रूल कर रही है, जो कि शासन कर रही है, वो वाली जो क्लास होगी उसको एक लेजिटिमेसी प्रोवाइड करेगी। लेजिटिमेसी क्या होता है, लीगल तरीके से सारे काम होते हैं, लेजिट काम होते हैं, ठीक है। या आप इसको बोल सकते हैं कि सब कुछ वैध तरीके से हो रहा है, अच्छे तरीके से हो रहा है, या सच्चाई के जरिए हो रहा है, वैलिड है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में अगर बोले तो वैलिड है वो रूलिंग क्लास, ठीक है। ऐसे नहीं कि वो जबरदस्ती रूल कर रही है हम पे, वो पूरे वैध तरीके से, सही तरीके से हम पे रूल कर रही है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से ऐसा हो सकता है। और इट में इन्वॉल्व एन अर्ज फॉर रेवोल्यूशन, और हो सकता है वो आइडियोलॉजी की, कभी कभी आइडियोलॉजी के दो यूज हो सकते हैं, है ना। कभी आइडियोलॉजी जो आपकी विचारधारा है उससे रूलिंग क्लास को लेजिटिमेसी भी मिल सकती है, और कभी कभी उसी आइडियोलॉजी से आप रेवोल्यूशन भी कर सकते हो, क्रांति भी ला सकते हो अपनी आइडियोलॉजी के थ्रू, अपनी विचारधारा के थ्रू, ठीक है। तो ये तो ईजी है, इसलिए ये नेक्स्ट पेज पे आ गई मैं, इट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इट मतलब होता है यहाँ पे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात हो रही है। तो जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो हमारी राजनीतिक विचारधारा है, वो क्या बताती है, वो सिग्निफाई करती है कि जो मैनिपुलेटिव पावर ऑफ अ डोमिनेंट क्लास, या तो आइडियोलॉजी की मदद से आप जो डोमिनेंट क्लास है, जो हम पे रूल कर रही है, जिसका सबसे ज्यादा डोमिनेंस है बेसिकली, उनकी मैनिपुलेटिव पावर भी हमें कैसे पता चलेगी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के थ्रू पता चलेगी। या फिर अगर कोई सोशल मूवमेंट किया जाता है तो उसमें भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का रोल होता है। हिंदी मीडियम वाले डोमिनेंट क्लास को क्या बोल सकते हैं, प्रभुत्वशाली वर्ग, ठीक है। और सोशल मूवमेंट्स आपको पता ही होंगे, सामाजिक आंदोलन, है ना, सामाजिक आंदोलन। तो ये इन सब चीजों की जो है कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का बहुत प्रभाव देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो सिग्निफाई करती है मैनिपुलेटिव पावर और डोमिनेंट क्लास और ऑफ अ सोशल मूवमेंट। और मैनिपुलेटिव पावर तो आपको पता होगा, मैनिपुलेशन से जो की जाती है, मतलबी होकर जो की जाती है, वैसी पावर। तो हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की मदद से हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं लोगों को, डोमिनेंट क्लास में मैनिपुलेट कर सकते हैं, सोशल मूवमेंट के थ्रू भी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो एंड आइडियोलॉजी क्या है, एक एक्शन ओरिएंटेड होती है। आइडियोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ थ्योरी में आ गया ये आइडियोलॉजी है, ये चीजें होती हैं, ऐसा नहीं। विचारधारा का मतलब ही यही है कि अपने विचारों से सोसाइटी में बदलाव लेकर आओ, चाहे फिर वो बदलाव नेगेटिव भी हो सकता है, सॉरी ये गलत लिख दिया, हाँ, तो पॉजिटिव भी हो सकता है वो बदलाव और नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए हम आइडियोलॉजी को एक्शन ओरिएंटेड बोलते हैं, इसलिए ये वर्ड, ये लाइन भी आप याद रखना। देन इट प्रेजेंट्स अ कॉज बिफोर इट्स एथेनेंट्स, तो जो एथेनेंट्स कौन होते हैं, जो उसमें मानते हैं, ठीक है। तो अपने जो भी आपकी विचारधारा है, जिसमें भी आप मानते हो, तो आइडियोलॉजी आपको क्या प्रोवाइड करती है, आइडियोलॉजी आपको एक कारण देती है उसको, उसके साथ स्टिक होने का, उसको मानने का। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी आइडियोलॉजी को आप मान लोगे, कोई भी विचारधारा में आप मानने लगोगे, लेकिन उसके पास आपका कोई कारण नहीं है उसको अडॉप्ट करने के लिए। कोई ना कोई विचारधारा का आपके पास कुछ ना कुछ कॉज या कारण होता है उस चीज को अपनाने के पीछे, राइट। एंड इंड्यूसेस देम टू फाइट दैट फॉर
दैट कॉज। अगर आपको कारण पता होगा और उस कारण के लिए अगर आपको आइडियोलॉजी पे आपको लगता है कि कोई अटैक कर रहा है, आपकी विचारधारा पे कोई अटैक कर रहा है, तो आप उसको बचाने की भी कोशिश करोगे, उसके लिए लड़ोगे कि नहीं ये मेरा कारण था, मैं इसको मानता हूँ और मैं इसी को मानूंगा, वैसा। एंड टू मेक सेक्रीफाइसेस फॉर देयर रियलाइजेशन, इवन उसको बाकी लोगों से भी मनवाने के लिए या अपनी विचारधारा को बचाए रखने के लिए आप सेक्रीफाइस भी करते हो। फॉर एग्जाम्पल, नेशनलिज्म में इंस्पायर पीपल टू सेक्रीफाइस देयर वेल्थ। नेशनलिज्म के आइडियाज की वजह से अपनी वेल्थ को सेक्रीफाइस किया। नेशनलिज्म क्या होता है हिंदी में? राष्ट्रवाद। तो आपके अंदर जब राष्ट्रीय भावना आती है, राष्ट्रवाद की भावना आती है, तो आप अपने पैसों को भी सेक्रीफाइस कर देते हो, अपनी फ्रीडम को सेक्रीफाइस करते हो, अपने जिंदगी को। जैसे हमारे कितने लीडर्स थे, हमारे इंडिपेंडेंस पाने के लिए, हमारी आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी वेल्थ को सेक्रीफाइस कर दिया, अपने पैसे सारे बांट दिए, अपनी जान भी दे दी, कोई फांसी पे लग गए, कुछ और, ठीक है। और सिर्फ क्यों? ताकि वो अपनी नेशन की फ्रीडम को पा सके, अपने राष्ट्र को वो फ्री करा सके, इंडिपेंडेंस दिलवा सके। बट जो कम्युनलिज्म है, वैसे दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, जो कम्युनलिज्म है वो लोगों में क्या इंट्रोड्यूस करता है? हेट्रेड, हीन भावना लेकर आता है अमंग पीपल टुवर्ड्स द मेंबर ऑफ अनदर कम्युनिटी। तो हम कम्युनलिज्म जो है बेकार आइडियोलॉजी होती है, जिससे क्या होता है, एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर दुश्मनी की भावना पनपती है, दूसरी कम्युनिटी की तरफ हम हीन भावना से देखते हैं, और उसमें क्या होता है, हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी जो है, इनोसेंट पर्सन जो होते हैं, जो इनोसेंट लोग होते हैं, उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी को हार्म होता है। कम्युनलिज्म का अगर हिंदी अनुवाद देखें तो वो क्या होता है? सांप्रदायिकता, संप्रदायिकता, ठीक है, संप्रदायिकता होती है। देन वन स्ट्रीम ऑफ फंडामेंटलिज्म बेस्ड ऑन ऑब्सक्यूरेंटिज्म हैज गिवन राइज टू वर्ल्ड वाइड टेररिज्म। तो पहले इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे लिखा है कि वन स्ट्रीम ऑफ फंडामेंटलिज्म, फंडामेंटलिज्म क्या होता है? कट्टरवाद, ठीक है, आई होप मैं सही स्पेलिंग लिख रही हूँ। कट्टरवाद, आपको कट्टरवाद तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ आ जाएगा कि कौन कट्टर होते हैं ना। अब कट्टरवाद के अंदर एक अपनी एक सब यूनिट बोल लो, या उसी का एक सब टॉपिक होता है, ठीक है। कट्टरवाद में भी अलग अलग तरीके के कट्टरवाद होते हैं। उसमें से एक कट्टरवाद होता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्सक्रेंटिज्म, ठीक है। एक सेकेंड, इसको सही कर लेते हैं। हाँ, तो ऑब्सक्रेंटिज्म का मतलब क्या होता है? प्रगति विरोधी, ठीक है, जो डेवलपमेंट के खिलाफ होते हैं, प्रगति विरोधी। और जो लोग प्रगति विरोधी होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? ऑब्सक्रेंटिज्म की वजह से टेररिज्म की शुरुआत हुई है, ठीक है। टेररिज्म तो आप सबको पता होगा, आतंकवाद। तो ऑब्सक्रेंटिज्म की यहाँ पे डेफिनेशन में लिखी है, यहाँ पे लिखा है पॉलिसी और टेंडेंसी इन्वॉल्विंग डेलिब्रेट सफर्स, कि मतलब ऐसी हमारी टेंडेंसी हो जाती है, या फिर अपने बोलो कि जिसको आप बोल सकते हो हिंदी में प्रवृत्ति या रुझान, ठीक है, आपका डिपेंडेंस एक तरीके से। आप ऐसा पॉलिसी या ऐसी टेंडेंसी हो जाती है जिससे आप जानबूझ के डेलिब्रेट एफर्ट्स करते हो एट मेकिंग थिंग्स ऑब्सक्योर, ठीक है। तो आप चीजों को बहुत ऑब्सर्व बनाने की कोशिश करते हो, सो एज टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम नोइंग द ट्रूथ, ताकि लोगों को कभी सच्चाई का पता ही ना चले और वो हमारे कट्टरवाद में ही फंस के रह जाए। ऑब्सक्योर का क्या मतलब होता है? मतलब कि अनक्लियर बोल सकते हो या अस्पष्ट बोल सकते हो। तो किसी को ना पूरी तरीके से पूरी जानकारी ना देना, ठीक है, अनक्लियर रखना चीजों को, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ऑब्सक्योर। तो चीजों को अनक्लियर रखना ताकि लोग जो है कभी सच्चाई तक पहुंच ना पाए, और हम अपना लोगों का ऐसे ब्रेन वॉश करते रहे और आतंकवाद फैलाते रहे। तो इन द स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स, conflicting ideologies may be invoked to defend conflicting norms और ideals। तो बेसिकली आप बोल सकते हो जो एक दूसरे के विरुद्ध आइडियोलॉजीज होती है, एक दूसरे के कन्फ्लिक्टिंग, मतलब एक ए है और एक बी है, तो एक दूसरे के वर्सेस में चल रहे हैं, ठीक है। तो इनके जो है अलग अलग नॉर्म्स होते होंगे, जैसे ए आइडियोलॉजी, इसका कुछ अलग आदर्श है, कुछ अलग आइडियल्स है। आइडियल्स हो गए हमारी विचारधाराएं, नॉर्म्स हो गए हमारे आदर्श या मानक, ठीक है, और इसके भी खुद के कुछ नॉर्म्स है और कुछ आइडियल्स है, बी के भी, ठीक है। तो इनके अलग अलग आइडियाज और अलग अलग नॉर्म्स होंगे, और ये दोनों ही अपने अपने आइडियाज, अपने अपने नॉर्म्स को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। अब इनमें से भी कुछ आइडियल्स जो हैं वो ऐसे होंगे जिनका खुद का स्वार्थ होगा, ठीक है, जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की बात करेंगे, मतलब निहित स्वार्थ की बात करेंगे, ठीक है। और कुछ आइडियल्स ऐसे होंगे जो कि इरैशनल बिलीफ्स अगर सोसाइटी में चल रहे हैं, यानी कि ऑर्थोडॉक्स जो भावनाएं हैं, कंजर्वेटिव लोग जो हैं, ठीक है, जो कुछ भी मानते हैं, एक अंधविश्वास में मानते हैं। तो कुछ आइडियल्स ऐसे भी होंगे जो कि जो ये अंधविश्वास वाली चीजें हैं, इरैशनल बिलीफ है, जिन बातों का कोई सर पैर नहीं है, जिसमें तर्क ही नहीं है, ठीक है, उनको वो चैलेंज करेंगे, एंड कन्वेंशन, ऐसी ऐसी कन्वेंशन को भी चैलेंज करेंगे, एंड दस दे द
पेव द वे फॉर प्रोग्रेस। और इससे क्या होगा, जब ऐसी जो उल्टे सीधी विचारधाराएं हैं या जो ऐसे अंधविश्वास है, जो तर्क के बिना जो लोग ऐसे कुछ भी मान लेते हैं, अगर वो चीजें हटाई जाए, उनको चैलेंज किया जाए, तो हम किसकी राह पे चलेंगे? हम चलेंगे प्रोग्रेस की राह पे, मतलब प्रगति की राह पे। फॉर एग्जाम्पल, आइडियोलॉजी ऑफ इम्पीरियलिज्म में बी इन्वोक्ड टू फैसिलिटेट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉलोनियल टेरिटरीज एंड देयर पीपल। जैसे इम्पीरियलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, जिसको हम बोलते हैं साम्राज्यवाद की आइडियोलॉजी बेसिकली, तो साम्राज्यवाद की आइडियोलॉजी क्या है? नेगेटिव है। जैसे मैंने आपको बोला, कुछ आइडियल्स ऐसे होते हैं जो अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने मतलब सेल्फिश होते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, जो स्वार्थी होते हैं। तो वैसी एक आइडियोलॉजी है इम्पीरियलिज्म की, साम्राज्यवाद की। उनको क्या मजा आता है? उनको दूसरों को एक्सप्लॉइट करने में मजा आता है। अब किसको एक्सप्लॉइट करने में? कॉलोनियल टेरिटरीज। कॉलोनियल टेरिटरीज कौन सी? जिसको हम बोल सकते हैं औपनिवेशक क्षेत्र, यानी कि जिसपे हमको कॉलोनी बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनी बनाया था, तो वैसा, ठीक है, जिसपे शासन हो रहा है, जो हमारे अधीन है, हमारे यानी कि जो इंपीरियलिज्म या जो साम्राज्यवाद फैला रहे हैं उन लोगों के अधीन है, उनको वो एक्सप्लॉइट करते हैं, वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। वेयरएज दूसरे बात करें कि कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज भी होती है जो चैलेंज करती है इरेशनल बिलीफ को। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है एनवायरमेंटलिज्म। एनवायरमेंटलिज्म की आइडियोलॉजी क्या करती है? ह्यूमैनिटी को सेव करने की बात करती है, ठीक है, मतलब अपने इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जो पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है उसके खिलाफ हम लड़ते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं दिन बर दिन, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे इन्वायरमेंटलिस्ट करते हैं, जिसको आप हिंदी में पर्यावरणवाद बोल सकते हो। अब बात करते हैं, वापस आए कमिंग टू पॉलिटिकल थ्योरी, तो इट मे बी ऑब्जर्व दैट इन मेनी केसेस पॉलिटिकल थ्योरीज एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज आर डिस्क्राइब्ड बाय सेम टर्मिनोलॉजी। तो कितनी बार ऐसा देखा गया है कि पॉलिटिकल थ्योरी वर्ड और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वर्ड दोनों एक समान इस्तेमाल किया जाता है बुक्स में, कि अगर पॉलिटिकल थ्योरी बोलो या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बोलो, ज्यादातर लोग इसको सेम सेम ही मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिबरलिज्म जैसे जो टर्म्स है, यानी कि उदारवाद हो गया हमारा, फिर सोशलिज्म यानी कि हमारा समाजवाद, और कम्युनिज्म यानी कि हमारा साम्यवाद। तो ये सारी जो है इनको अप्लाई किया जाता है टू डिस्क्राइब पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। तो ये सब हमारी कुछ विचारधाराएं हैं, और ये सारी विचारधाराएं आइडियोलॉजीज तो है, मतलब पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज तो है, साथ ही साथ ये पॉलिटिकल थ्योरीज भी है, ठीक है। अब यहाँ पे थिंकर कह रहा है, डू दे इंडिकेट आइडेंटिकल थिंग्स? क्या ये दोनों एक जैसे हैं? आइडियोलॉजी और थ्योरी एक ही होता है? तो कुछ राइटर्स जो होते हैं उनको ऐसा लगता है और कुछ को नहीं। एट टाइम्स जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसको देखा जाता है कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को जस्टिफाई करने के लिए, एंड प्रिस्क्राइब अ कोर्स ऑफ एक्शन एज इफ इट वर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। और इसके लिए हम क्या करते हैं? कोर्स ऑफ एक्शन को प्रिस्क्राइब करते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि हम उस पर्टिकुलर थ्योरी को आइडियोलॉजी के माध्यम से कैसे इम्प्लीमेंट करें, उसको कैसे एक्शन में लेकर आए। एक्शन यानी कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए अगर वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है तो पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है और उसको जस्टिफाई भी करती है, जो हमने पीछे भी पढ़ा था। Then the genesis of a political theory may be sought to be explained in the light of stresses and strains emanating from actual politics. इतना important नहीं है. Then sometimes clash of some political theories may be explained in the light of clash in political situation. तो कभी कभी जो political theories में कोई त्रुटियां आ जाती है, clash हो जाता है, तो उसके थ्रू हम उस political situation को में अगर कोई clash हुआ है, कुछ त्रुटियां आई हैं, कुछ conflict हुआ है, तो उसको भी हम explain कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, J.H. सेपाइन जो है अपना पहला एडिशन लिखते हैं, अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो उसमें J.H. सेपाइन इस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड क्या बोलते हैं। अच्छा चलो, इसके आइडिया समझने से पहले मैंने आपको एक लाइन छुड़वा दी, मैं वो भी बता ही देती हूँ, फिर आप बोलोगे नहीं तो मैम आपने बताया नहीं। जेनेसिस क्या होता है? हमारा ओरिजिन। वैसे इतनी लाइन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने छोड़ दिया था। तो ओरिजिन जो है पॉलिटिकल थ्योरी का, वो हमें कैसे पता चलेगा कि पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत कहाँ से हुई? वो हमें पता चलता है हमारी एक्चुअल पॉलिटिक्स से। जो आज के टाइम की पॉलिटिक्स है, जो एक्चुअल पॉलिटिक्स चलती आ रही थी, वहीं से हमने पॉलिटिकल थ्योरी की भी शुरुआत करी। तो ऑब्वियसली कोई थ्योरी बनती है तो वो उसी चीज को देख के बनती है जो उनके रियलिटी में हो रहा है। जो एक्चुअली में जो पॉलिटिक्स चल रही है उसी को किसी ने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, और फिर उसने थ्योरी बनाई होगी। तो बस इतनी सी बात लिखी थी। अब हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में ये क्या बोलते हैं J.H. सेपाइन, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। दिस हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज रिटन इन द लाइट ऑफ हाइपोथेसिस दैट थ्योरीज ऑफ पॉलिटिक्स आर देमसेल्व्स पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो हाइपोथेसिस क्या होता है? हमारी अजम्पशन, हमारा अनुमान, या फिर आप हिंदी में बोल सकते हो आपकी प्रतिकल्पना, ठीक है। तो हाइपोथेसिस आप बनाते हो रिसर्च प्रपोजल वगैरह में, तो अजम्पशन होता है, अनुमान हो बोल सकते हो, प्रतिकल्पना बोल सकते हो। तो क्या है
इसमें क्या बोला गया है, जो पॉलिटिकल थ्योरी की जितनी भी हिस्ट्री अभी तक चलती आ रही है कि पॉलिटिकल थ्योरी कैसे कैसे आया, तो ये सब कैसे लिखा गया था, ये सब एक अनुमान के ऊपर लिखा गया था, इस अजम्पशन पे लिखा गया था कि जो पॉलिटिक्स की जो जितनी भी थ्योरीज हैं वो सारी की सारी पॉलिटिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो इसी बात के ऊपर हिस्ट्री लिखी गई थी कि जितनी भी थ्योरीज है वो पॉलिटिक्स का हिस्सा है, पॉलिटिक्स का पार्ट है। इसलिए हमने ये अनुमान लगा लिया कि पॉलिटिकल थ्योरी की जो हिस्ट्री है वो सिर्फ इसके ऊपर ही बेस्ड है कि जो पॉलिटिक्स में चलता आ रहा था उसी को हमने पॉलिटिकल थ्योरी में पिरो दिया। रिफ्लेक्शन अपॉन द एंड्स ऑफ पॉलिटिकल एक्शन अपॉन द मीन्स ऑफ अचीविंग देम, तो जो हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल एक्शन जो भी हम लेंगे उसका एंड क्या होगा, उसका एम क्या होगा, किस पे हम आखिरी जो पड़ाव है वो क्या होगा बेसिकली। ठीक है, और फिर उसको उस पड़ाव तक पहुंचने के, उस एंड तक पहुंचने के लिए हमारे पास क्या मीन्स होंगे, क्या साधन होंगे, वो सारी चीजें, और फिर उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मीन्स भी हैं तो मीन्स की भी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी कैसी हमारे सामने आ सकती है, क्या क्या हमें जरूरतें पड़ सकती है उस एंड तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी कौन देखता है, पॉलिटिकल थ्योरी देखता है। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी मतलब देखता है इन द सेंस पॉलिटिकल थ्योरी में सब की बात होती है। अपॉन द ऑब्लिगेशंस दैट पॉलिटिकल पर्पस इम्पोजेस एन इंट्रिंसिक एलिमेंट ऑफ द होल पॉलिटिकल प्रोसेस, और जो क्या एक हमारे पर एक औपचारिकता बोल सकते हो, औपचारिकता ही बोलेंगे आई गेस ऑब्लिगेशन को। ठीक है, हमारे पर एक ऑब्लिगेशन है कि दैट पॉलिटिकल पर्पस जो है उसका एक इंट्रिंसिक यानी कि इंट्रिंसिक बोल सकते हो आप, अंदरूनी एलिमेंट ये हो सकता है कि पूरे के पूरा का जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें कुछ ना कुछ हमारे इनबिल्ट, जैसे आपके मोबाइल में इनबिल्ट एप्स होते हैं ना, जब आप नया मोबाइल खरीदते हो तो ऑलरेडी उसमें कुछ कुछ एप्स पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं, तो वो आपका होता है इंट्रिंसिक या इनबिल्ट। तो वैसे ही जो पॉलिटिकल पर्पस है वो इनबिल्ट एलिमेंट होता है पूरे के पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस का, पूरी की पूरी राजनीतिक प्रक्रिया का। लेकिन जो ये सबाइन का व्यू है, जो भी हमने अभी हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ा, इसको हम फाइनल वर्ड के तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हाँ भाई यही है जो सत्य है, इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता, सबाइन ने 100% सच बोला है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, और भी इसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत कैसे हुई, जिसमें से सबाइन एक थे जिन्होंने इस बारे में बताया। We must draw a distinction between origin and the validity of a theory, तो हमें ये जानने की जरूरत है कि अगर कोई भी थ्योरी बनी है तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये थ्योरी कितनी वैलिड है, वो उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। अब ओपी गाबा आगे ये बोल रहे हैं कि ऐसा माना जा सकता है कि जो पॉलिटिकल थ्योरीज है, जो हमारे सामने अलग अलग सिचुएशन आई, अलग अलग राजनीतिक स्थितियां हमारे सामने इमर्ज हुई, फिर उसकी उस बेसिस पे अलग अलग पॉलिटिकल थ्योरीज आई, और येट जो स्टडी है पॉलिटिकल थ्योरी को उसको हम क्रिटिकली इवेलुएट कर सकते हैं। दिस क्रिटिकल इवेलुएशन इन्वॉल्व सेग्रीगेशन ऑफ ट्रुथ, तो इसमें क्या करते हैं, जब हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं किसी चीज को या क्रिटिकली इवेलुएट करते हैं तो हम दो चीजों को एक दूसरे से अलग करते हैं। मतलब जो ट्रुथ है उस पर्टिकुलर थ्योरीज में, वो फ्रॉम दोज एलिमेंट्स विच आर प्रोडक्ट ऑफ पॉलिटिकल कंसिडरेशन, तो कि सच्चाई क्या है और कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं, कौन से तथ्य ऐसे हैं जो पॉलिटिकल कंसिडरेशन के बेसिस पे लिए गए हैं। अब इसको हम थोड़ा और अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सो एग्जाम्पल समझने से पहले मैं आपको बता दूं इवैल्यूएशन क्या होता है हिंदी मीडियम वालों के लिए, मूल्यांकन, और पॉलिटिकल कंसिडरेशन यानी कि हमारे राजनीतिक आधार या फिर राजनीतिक विचार। ठीक है, तो बात करते हैं एरिस्टोटल का एग्जाम्पल। तो एरिस्टोटल जो थे आपको पता है वो स्लेवरी को डिफेंड करते हैं, कि बोलते हैं कि स्लेवरी ना अच्छा होता है, क्योंकि अगर हमारे पास अगर नौकर होंगे ना तो हमें फ्री टाइम मिल पाएगा किस चीज के लिए, अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इसलिए वो बोलते हैं कि नौकर होना जरूरी है, मतलब स्लेवरी होना जरूरी है। तो इस बात के लिए एरिस्टोटल को डिनाउंस किया जाता है, डिनाउंस यानी कि उनके खिलाफ बोला जाता है, उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, और एरिस्टोटल को बहुत लोग अच्छा नहीं मानते, क्यों, क्योंकि उनके स्लेवरी के कॉन्सेप्ट की वजह से। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा रिमूव करते हैं और ताकि एक स्पेस बन जाए लिखने के लिए। देन एरिस्टोटल के अलावा उसको और किस बात के लिए मतलब गलत बोला जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है, सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, मतलब वो वुमेन्स को भी बोलते थे कि वुमेन्स जो हैं सिटीजन नहीं होती और औरतें जो सिर्फ घर का काम करने के लिए बनी है, सब्जुगेशन मतलब उनको नीचे समझा जाता था मेन से। ठीक है, कि उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि वो मैन जितना काम कर सके, ऐसा एरिस्टोटल ने बोला था। तो इन दो कारणों की वजह से एरिस्टोटल को डिनाउंस किया जाता था। ठीक है, दे वर डिजाइन टू प्रमोट, और ऐसा बोला जाता था क्योंकि ये स्लेवरी सिस्टम और वुमेन्स को नीचे रखना इसलिए जरूरी है ताकि जो फ्री मैन है यानी कि जो मेल है, अडल्ट है, वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर पाए। जो मैंने आपको बताया कि स्लेवरी क्यों शुरू हुई थी, ताकि जो बाकी लोग हैं उनको खाली समय मिल पाए अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए। लेकिन साथ ही साथ एरिस्टोटल को एक चीज के लिए सराया भी जाता है। कौन सी चीज, जब आपको पता है एरिस्टोटल अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताते हैं, अलग अलग वो परवर्टेड और गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताते हैं ना,
कि एक तरफ वो गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताते हैं और एक तरफ वो पर्वर्टेड, जैसे जो मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और पॉलिटी को बोलते हैं कि अच्छी सरकार होती है, वेयर जो पर्वर्टेड फॉर्म में बेकार है वो उसको बोलते हैं टेरेनी, ऑलिगार्की और डेमोक्रेसी जो है बेकार होती है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंस्टेबल होता है, दैट पावर एंड वर्च्यू कैन नॉट को एग्जिस्ट, कि पावर और वर्च्यू जो है एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, पावर यानी कि सत्ता, वर्च्यू यानी हमारे गुण एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर वहाँ पे सत्ता है तो आपके गुण नीचे बढ़ जाएंगे, ठीक है, आपके एथिक्स कम हो जाएंगे, और इसको हमें एज वैलिड एक्सेप्ट करना चाहिए, और यही कटु सत्य है, इंटरनल ट्रुथ है। तो ये चीज के बेसिस पे जो उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन देने की कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इंस्टेबल होता है उस चीज के लिए उस चीज के लिए इसको सराहा जाता है। तो वैसे हमने अगर एरिस्टोटल का इसका मतलब इस एग्जांपल से हमें क्या पता चलता है, हमने एरिस्टोटल का क्या किया, क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया, मूल्यांकन किया, ठीक है, और हमने समझा कि कैसे उन्होंने ट्रुथ को भी बताया और कैसे उनका जो पॉलिटिकल कंसिडरेशन था, ठीक है, उस बेसिस पे भी। तो दो एग्जाम्पल, ये एक ट्रुथ का एग्जाम्पल जो कि इंस्टेबिलिटी वाला, और एक पॉलिटिकल कंसिडरेशन वाला स्लेवरी और ये, ठीक है। वैसे मैकेवली का एग्जाम्पल है, मैकेवली जो है प्रिंस को एडवाइस करते हैं कि जो प्रिंस है वो अपने सारी मोरल कंसिडरेशंस को एक तरफा रख दे, और उसको जरूरी नहीं है कि मोरल रहना है, ठीक है, और वो चाहे तो अपने जो स्टेट क्राफ्ट है या डिप्लोमेसी मेंटेन करने के लिए, डिप्लोमेसी के लिए, स्टेट क्राफ्ट के लिए, अपनी जनता में बने रहने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, अगर वो चाहे तो मोरल कंसिडरेशंस को छोड़ सकता है। जरूरी नहीं है कि उसको हमेशा मोरल ही रहना है, ठीक है। और वो insights, but his insights regarding human behavior can be profitably used in the sphere of diplomacy and statecraft। तो इसमें कुछ बुरी बातें भी थी, कुछ अच्छी भी, कि सारे मोरालिटी को एक तरफा रख दो सत्ता में बने रहने के लिए, लेकिन जो मैकेवली के ये जो थॉट्स थे वो हमारे स्टेट क्राफ्ट और डिप्लोमेसी में भी आज के टाइम पे भी काम आते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल थे, जरूरी नहीं थे, बस आपको ऊपर वाला जो फर्स्ट लाइन थी जो मैंने आपको बताया, ट्रूथ और पॉलिटिकल कंसिडरेशन, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, बस वो एक लाइन भी याद रखो, और एग्जाम्पल एरिस्टोटल और मैकेवली में से किसी एक का भी दे सकते हो। Then it is a critical function of political theory, एक second, that distinguish it from the set of ideas which are product of politics। तो political theory का एक सबसे बड़ा function ये है कि हमें political theory की मदद से हम उन ideas को अलग कर सकते हैं जो कि politics का part है या politics का product है, मतलब कि ऐसे ideas जो politics की वजह से निकले, ठीक है, या politics की as a product वो ideas emerge हुए, तो हम political theory की मदद से उन ideas को अलग कर सकते हैं। कुछ आइडियाज होंगे जो पॉलिटिक्स से उनका कुछ लेना देना नहीं होगा और ना पॉलिटिक्स में उनका कोई रोल होगा, कुछ आइडियाज डायरेक्टली पॉलिटिक्स से निकले होंगे, तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें ऐसे आइडियाज ढूंढने में मदद करता है। पॉलिटिक्स जो है उसमें क्या होता है, परसुएट ऑफ पार्टीशन एंड्स, परसुएट मतलब परस्यू करना, किसी चीज को आगे ले जाना, पार्टीशन मतलब डिस्क्रिमिनेटरी हो गया, डिफरेंस हो गया, या फिर आप हिंदी में पक्षपात बोल सकते हो, ठीक है। तो पक्षपात करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, कौन से, अपने एंड्स के, तो सबके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, सबके अलग अलग गोल्स होते हैं, ठीक है, उनको परस्यू किया जाता है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है क्लोजली रिलेटेड होती है पॉलिटिक्स से, ऑब्वियसली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है तो पॉलिटिक्स से राजनीतिक विचारधारा राजनीति से रिलेटेड होगी ना, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ पैशनेट सर्च फॉर बेटर सोसाइटी, क्योंकि हर आइडियोलॉजी का एक मकसद होता है कहीं ना कहीं बेटर सोसाइटी तक पहुंचना, अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मॉडल। एक अलग हमारे पास एक दिया हुआ एक मॉडल होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें बेटर सोसाइटी अचीव करनी होती है, ऐसा हमें विचारधारा बोलती है, ठीक है, मतलब जो अच्छी विचारधाराएं होंगी वो, क्योंकि अगर इंपीरियलिज्म या डिक्टेटरशिप जैसी होगी तो वो बेटर सोसाइटी थोड़ी लाएंगी, वो तो एक वर्स्ट सोसाइटी लेकर आएंगी। लेकिन कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अच्छी होती है, तो ज्यादातर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का एक एम होता है बेटर सोसाइटी को सर्च करना अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मॉडल। बट पॉलिटिकल थ्योरी जो है इन्वॉल्व्स अ डिसइंटरेस्टेड सर्च फॉर बेटर सोसाइटी, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी में कभी कभार हम बेटर सोसाइटी के लिए सर्च तो करते हैं, लेकिन हम इतने ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, डिसइंटरेस्टेड होते हैं, हमारा उसकी तरफ इतना झुकाव नहीं होता है कि हम बेटर सोसाइटी को सर्च करें। कभी कभी पॉलिटिकल थ्योरी में, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में तो हम बेटर सोसाइटी को सर्च करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी में हम डिसइंटरेस्टेड होते हैं। इसलिए हम इस पॉइंट के बेसिस पे हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल थ्योरी के बीच का डिफरेंस बता सकते हैं ये लाइन लिख के। इट्स गोल्स आर अंडर कॉन्स्टेंट इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जो पॉलिटिकल थ्योरी के जो गोल्स हैं कि हमें क्या अचीव करना है, वो हमेशा हम उस पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ उसका मूल्यांकन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ क्रिटिकली एग्जामिन करते रहते हैं, खोज करते रहते हैं। इसलिए हम कोई एक गोल उसका नहीं मान सकते, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ उसमें बदलाव आ रहे हैं, कुछ ना कुछ हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और फिर कुछ नया पता चलता है, ठीक है। एंड्रू हैकर जो हमने कल भी पढ़े, उससे पहले वाले दोनों लेक्चर में हमने एंड्रू
हैकर की बुक पढ़ी, पॉलिटिकल थ्योरी, फिलोसफी, आइडियोलॉजी एंड साइंस। ये उन्होंने यूनिट 1 में भी बहुत काम किया है और यूनिट 2 में भी हमने इनके बहुत सारे अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो यूनिट 2 में ये जो इनकी बुक है, पहले तो आप इनकी बुक का नाम याद रख लो, फिर इस बुक में उन्होंने क्या बोला वो मैं बता देती हूँ। एंड्रू हैकर ने बोला कि दैट वेदर वी लुक एट द फिलोसफिकल साइड ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी का फिलोसफिकल साइड देखते हैं, मतलब दार्शनिक बोल सकते हैं ना, फिलोसफी होती है ना दर्शन या दार्शनिक, अगर साइड अगर हम देखें, या फिर अगर हम उसका साइंटिफिक साइड देखें, ठीक है, इट इज ऑलवेज डिसपैशनेट एंड डिसइंटरेस्टेड। तो उसमें लोगों का कुछ इतनी रुचि नहीं होती, डिसपैशनेट होते हैं उस चीज को लेकर पॉलिटिक, ऐसा एंड्रू हैकर बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, इसको अगर हम दूसरे शब्दों में समझाएं, जो थ्योरिस्ट है हैज नो फैसिनेशन फॉर अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल अरेंजमेंट, तो वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल अरेंजमेंट को लेकर या पॉलिटिकल सेटअप को लेकर, राजनीतिक पूरा जो व्यवस्था है बेसिकली, उसको लेकर हम कोई ज्यादा बहुत ज्यादा ना इन्फ्लुएंस या फैसिनेटेड नहीं होते कि हाँ हमें तो ऐसा करना ही करना है, बस हम बस कर रहे हैं फॉर द टाइम सेक और फॉर द लाइक ऐसे ही कर रहे हैं बस मजे में, ठीक है। हिज इमेज ऑफ अ गुड लाइफ इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी प्रेजुडाइज। तो यहाँ पे हिज कौन है, यहाँ पे एंड्रू हैकर है। एंड्रू हैकर बोलते हैं कि जो एंड्रू हैकर के लिए जो गुड लाइफ की जो एक अवधारणा है कि एक अच्छी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, वो किसी भी प्रकार के प्रिजुडिसेस से अफेक्टेड नहीं होती। प्रिजुडिसेस को आप हिंदी में बोल सकते हो पूर्व धारणा, ठीक है। तो ही डज नॉट फेवर और अपोज एनी पर्टिकुलर अरेंजमेंट, वो ना ही किसी तरीके की जो राजनीतिक व्यवस्था है या अरेंजमेंट है, ना ही वो उसको करते हैं, ना ही उसको वो अपोज करते हैं, मतलब ना ही उसके पक्ष में बोलते हैं ना ही उसके विरुद्ध में बोलते हैं। कौन, एंड्रू हैकर। उनको लगता है कि जो जैसा है ठीक है, ना मेरे को उसको फेवर करना है ना अपोज करना है, और जब तक मैं उसको उसके क्या नहीं कर लेता, उसकी राइटनेस को एग्जामिन नहीं कर लेता, जब तक मैं उसका पूरी तरीके से मूल्यांकन नहीं कर लेता कि वो कितनी सही है, राइटनेस उसमें कितनी है उस पर्टिकुलर थ्योरी में, तब तक एंड्रू हैकर बोलते हैं वो फेवर नहीं करेंगे ना ही उसको विरोध करेंगे। तो हमें ऐसे ही करना चाहिए अपने रियलिटी में भी। किसी भी थ्योरी को अगर हमें अपनाना है या रिजेक्ट करना है तो उससे पहले हमें उसको एनालाइज करेंगे, उसमें कितनी सच्चाई है, उसमें कितनी राइटनेस है, पहले वो देखते हैं ऑब्वियसली। ऑन द कंट्रेरी, जो आइडियोलॉजी होती है, आइडियोलॉजी इसलिए डिजाइन की जाती है ताकि हम एग्जिस्टिंग सिस्टम को, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग व्यवस्था चल रही है, उसको हम डिफेंड कर सके, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है, यहाँ पे आपको पॉलिटिकल थ्योरी वर्सेस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पॉलिटिकल थ्योरी और आइडियोलॉजी बहुत लोग एक साथ यूज कर लेते हैं वर्ड्स, कि थ्योरी भी अगर पॉलिटिकल थ्योरी है तो वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी होगी, जैसे मैंने आपको लिबरलिज्म मार्क्सिज्म वगैरह बताया था। लेकिन ये कुछ थिंकर्स ऐसे बाद में आए जो अलग अलग डिफरेंस बता रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरी ये होती है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ये होती है। पॉलिटिकल थ्योरी में हम इतना इंटरेस्टेड नहीं होते चीजों को लेकर, ठीक है, डिसइंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है हम उसमें बेटर सोसाइटी की बात करते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में, ठीक है, और पॉलिटिकल थ्योरी में हम बेटर सोसाइटी के बारे में नहीं पढ़ते। सो बेसिकली जो आइडियोलॉजी है वो एग्जिस्टिंग सिस्टम को डिफेंड करती है या फिर कंडेम, कंडेम मतलब होता है उसको बुरा भला बोलना, और डिफेंड करना मतलब उसको किसी से डिफेंड को, आप हिंदी मीडियम वालों को भी समझ आ गया होगा, डिफेंड तो बहुत इजी वर्ड है, तो डिफेंड करते हैं या फिर कंडेम करते हैं इन ऑर्डर टू प्रूव द सुपीरियरिटी ऑफ डिफरेंट सिस्टम। हर विचारधारा के अलग अलग लोग होते हैं, तो अपने सिस्टम को सुप्रीम या दूसरों से अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर थ्योरी में आइडियोलॉजी को डाल दिया जाए तो ऐसा हो सकता है कि जो थ्योरी है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, मतलब कि उसमें कुछ त्रुटियां आ जाएंगी। वैसे अगर बात करें पॉलिटिकल फिलोसफी की, जिसमें हम वैल्यूज वगैरह की बात करते हैं, और पॉलिटिकल थ्योरी की, तो वो एक डिसइंटरेस्टेड सर्च है फॉर द बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। तो मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल थ्योरी में ज्यादातर हम बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टेट या बेस्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी को लेकर इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, वो हम किस में इंटरेस्टेड होते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बनाते वक्त हम बेटर सोसाइटी की बात करते हैं। आइडियोलॉजी जो है जस्टिफाई करती है किसी भी एग्जिस्टिंग सिचुएशन को और फ्यूचर पॉलिटिकल और सोशल अरेंजमेंट्स को जस्टिफाई करने में बहुत हेल्प करती है। ये आइडियोलॉजी के यूसेज हमने पढ़े थे ना अभी स्टार्टिंग में, वही सारे यूज यहाँ पे अलग अलग तरीके से, वही एक लाइन दो तीन तरीके से बोली जा रही है। पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक इम्पार्शियल ऑब्जर्वेशन है पॉलिटिकल और सोशल रियलिटी का। देन आइडियोलॉजी जो है फोकस करती है कुछ पॉलिटिकल और सोशल रियलिटी पे और हमें डिस्टॉर्टेड डिस्क्रिप्शन देती है, एज वेल एज एक्सप्लेन भी करती हैं चीजों को। तो ये वही यूनिट 1 और यूनिट 2 जो आज हमने पढ़ा उसी का कुछ कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैं नहीं समझा रही, बस एक बार पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा जितना नहीं सोचना है कि मैम आपने छोड़ दिया समझाया नहीं, वही ऊपर वाली बातें लिखी हुई हैं। ऑन द कंट्रारी, एब्सोल्यूट इम्पार्शियलिटी इज द की नोट ऑफ जेन्युइन पॉलिटिकल थ्योरी। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो सकती है कि जो एब्सोल्यूट इम्पार्शियलिटी है, कि अगर हम बिल्कुल भी पक्षपात ना करें, इम्पार्शियल होके अच्छे से काम करें, तो वो एक जेन्युइन पॉलिटिकल थ्योरी कहलाएगी।
ठीक है। तो ऑब्वियसली ये तो आप रियल कॉमन सेंस के बेसिस पे भी सही है ना। अगर आप किसी में पक्षपात नहीं कर रहे हो, इम्पार्शियल होकर चीजों को देख रहे हो, तो वो जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो सच्ची में जेन्युइन होगी। ठीक है। इन द रिलीम ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, हर एक पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए, उसका मूल्यांकन करना चाहिए हर पॉलिटिकल थ्योरी का। उसके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए, उसको हमें कंपेयर करना चाहिए बाकी थ्योरीज के साथ, और फिर इवेलुएट, फिर से मूल्यांकन करना चाहिए। एक पॉलिटिकल थ्योरी की वीक और स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगा आपको कि उसमें क्या कमजोरियां हैं, क्या किस चीज को लेकर वो सशक्त है, क्या किस चीज में वो स्ट्रेंथ है क्या उसकी, तो वो पता तभी चलेगी जब आप उसको दूसरी थ्योरीज से कंपेयर करोगे। It is therefore imperative to understand ideology as a science of ideas also. इसलिए हमें आइडियोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ आइडियाज भी समझने की जरूरत है, सिर्फ ना कि फॉर्म ऑफ आइडियाज। या अभी हमने क्या पढ़ा, सेट ऑफ आइडियाज, फॉर्म ऑफ आइडियाज नहीं, सेट ऑफ आइडियाज बोलेंगे। और सेट ऑफ आइडियाज क्यों बोला हमने, क्या क्या चीजें थी हमने सारी पढ़ी। अभी आइडियोलॉजी या साइंस ऑफ आइडियाज मैंने आपको समझाया भी था कि आइडियोलॉजी क्या है, उसको साइंस ऑफ आइडियाज बोला जाता था। किस सेंस में बोला जाता था कि इसमें साइंस ऑफ आइडियाज क्यों है, आइडियोलॉजी क्यों है साइंस ऑफ आइडियाज, जस्ट बिकॉज उसमें कैसे आइडियाज फॉर्म होते हैं, कैसे आइडियाज बनाए जाते हैं वो डिटरमाइन किया जाता है, वो पता लगाया जाता है। फिर आइडियाज को कैसे डिस्टॉर्ट किया जाता है, कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है आइडियाज को, और अपने तरीके से मोल्ड करके एक नए आइडियाज बनाए जाते हैं। फिर कैसे जो ट्रू आइडियाज है उनको फॉल्स आइडियाज से हमें कैसे अलग करना है, ये सब हमें कैसे पता चलता है, साइंस ऑफ आइडियाज इस बेसिस पे बोलते हैं। क्योंकि साइंस में क्या होता है, विज्ञान में ये चीजें होती है ना कि क्या सही है क्या फॉल्स है, उसको हम अलग अलग करते हैं साइंस के माध्यम से। क्या त्रुटियां हैं, उसको डिस्टॉर्टेड क्यों है, क्या इसमें कमियां हैं, वो साइंस के माध्यम से हमें पता चलती है। ये साइंस के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि अगर ये अंडा बना तो अंडा कैसे बनता है, या कोई अगर कोकून में से बटरफ्लाई बनती है तो वो कैसे बनती है। तो वैसे ही सेम आइडियाज है आइडियोलॉजी के लिए भी होता है कि हमारे विचार कैसे बनते हैं, उन विचारों के साथ कैसे छेड़खान होती है और वो विचार डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, कैसे जो हमारे विचार है वो कौन से विचार सही होते हैं कौन से गलत होते हैं। इसलिए इस पे यहाँ पे हम इसको साइंस ऑफ आइडियाज बोल सकते हैं। इसमें जो फेमस थिंकर है वो है ट्रेसी, जो कि एक फ्रेंच स्कॉलर है। उन्होंने पहली बार आइडियोलॉजी वर्ड यूज किया था। तो ये आपको इंट्रोडक्शन में जब आप लिखोगे आंसर तो ये वर्ड आप यहाँ से लिख सकते हो कि ट्रेसी ने पहली बार आइडियोलॉजी वर्ड लेकर आए, या कभी अगर एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आपको हेल्प हो जाएगी। और कब यूज किया था, 1801 से 1815 में, इन हिज राइटिंग्स ऑन द इनलाइटनमेंट। ठीक है, इनलाइटनमेंट के जब इनलाइटनमेंट की शुरुआत हो रही थी तब, और इन्होंने इसको एज अ स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग आइडियाज बोला, अ साइंस ऑफ आइडियाज, कि आइडियाज कैसे बनते हैं उसकी जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको उन्होंने साइंस ऑफ आइडियाज बोला। किसने, ट्रेसी ने। ठीक है। और फिर ट्रेसी ने अपने अपने आइडियाज बताए कि आइडियाज जो है फिजिकल इन्वायरमेंट में कैसे होते हैं। ठीक है। आइडियाज एम्पेरिकल लर्निंग के कैसे थ्रू आते हैं, कोई कुछ कुछ आइडियाज तो हमारे सेंस एक्सपीरियंस से डेवलप होते हैं ना, जो जो चीजें हमने अपने सेंस एक्सपीरियंस से देखी हैं, ऑब्जर्व की हैं, ठीक है, महसूस की हैं, या फिर आप सुनी है, ठीक है, उस बेसिस पे भी हम अपने आइडियाज को, विचारों को बनाते हैं, जो कि सही बात है। और इसमें बोला जाता है कि जो ट्रेसी है वो बोल रहे हैं कि जो एम्पेरिकल लर्निंग है वो ही एकमात्र ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज है। मतलब आपको कोई आज के टाइम पे कोई ज्ञान या नॉलेज मिल रहा है वो आपको एम्पेरिकल लर्निंग या आपके फिजिकल इन्वायरमेंट से मिलेगा, जहां आप रह रहे हो उस जगह का प्रभाव पड़ेगा, प्लस जो आपने अपने एम्पेरिकल लर्निंग करी, जो आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, सेंस एक्सपीरियंसेस से सीखा, जो आपकी 5 इंद्रियां होती है उनके मदद से जो भी आपने चीजें सीखी वही आपकी नॉलेज है, जो कि चारवाक भी बोलते थे हमारे इंडिया में। सुपर नेचुरल और जो सुपर स्पिरिचुअल फिनोमिना है उनका कोई रोल नहीं होता रियल आइडियाज में। ठीक है, जो हमारे जो रियल आइडियाज हैं उसमें किसमें, सुपरा नेचुरल जो चीजें हैं, एकदम आध्यात्मिक जो चीजें हैं, ठीक है, अंधविश्वास वाली चीजें, वो रियल आइडियाज से कभी एकदम अलग होती हैं। इसलिए तो मैंने आपको यूनिट 1 जब कराई थी आपको उससे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, क्योंकि यूनिट 1 में भी हमने ये सारी बातें पढ़ी थी। पीपल जो है साइंस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, साइंस का इस्तेमाल हमें सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। देन जो ट्रेसी थे उन्होंने सबसे पहला जो टर्म था आइडियोलॉजी तो उन्होंने यूज किया था, लेकिन वो पहले पर्सन नहीं थे जिन्होंने प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइडियाज को बताया। तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि आइडियोलॉजी टर्म सबसे पहले किसने दिया, ट्रेसी ने। लेकिन क्या उन्होंने स्टडी भी इसकी सबसे पहले उन्होंने ही की थी कि आइडियाज कैसे बनते हैं, उसका जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है क्या उसकी भी स्टडी उन्होंने की थी, तो इन्होंने नहीं की थी। इन्होंने सिर्फ ये वर्ड दिया था। प्रोसेस जो था अगर हम देखें तो फ्रांसिस बैकन ने किया था स्टडी। फ्रांसिस बैकन जो थे उन्होंने बताया कि नॉलेज जो है, अगर अगर आपको नॉलेज लाकर आनी, आपको ज्ञान चाहिए
तो आपको केयरफुल और एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस से आ सकती है। तो नॉलेज और ज्ञान कैसे मिल सकता है? अगर आप पूरे सोच समझ के एकदम केयरफुली एक्यूरेट तरीके से एकदम 100% श्योर होकर ऑब्जर्व करते हो कोई चीजें या एक्सपीरियंस करते हो, तो वो आपकी नॉलेज होती है। और उन्होंने ये भी बोला बैकन ने कि नॉलेज जो है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम लेस साइंटिफिक मेथड्स ऑफ इंक्वायरी एंड वाज डिसऑर्टेड बाय फॉल्स इंप्रेशंस और आइडियल्स। तो मतलब ये बोल रहे हैं कि ऐसा ज्ञान, अगर कुछ ऐसा ज्ञान जो हमको मिला है और उसमें वो साइंटिफिक बेसिस नहीं है, उसका वो साइंटिफिक आधार नहीं है, ठीक है, या लेस साइंटिफिक है वो, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारे आइडियाज है, जो हमारी नॉलेज है, वो गलत होगी। गलत होगी इन द सेंस वो मैनिपुलेटिव होगी या त्रुटियां होंगी उस नॉलेज में, क्योंकि आपने पूरी तरीके से उसको साइंटिफिकली स्टडी नहीं किया है, ठीक है। उसमें डिस्टॉर्टेड कैसे हो जाएंगी वो, उसमें त्रुटियां कैसे आ जाएंगी, बाय फॉल्स इंप्रेशंस और आइडियल्स, ठीक है। कुछ भी फेक चीजों की मदद से, जो आपने हो सकता है आपने देखा ही ना सही से आपने एक्यूरेटली ऑब्जर्व नहीं किया, ठीक है। सिर्फ आपने ज्ञान तो मिला आपको, लेकिन आपने किसी ने आपको बोल दिया और आपने उसकी बात मान ली, देखा नहीं आपने उसको, समझा नहीं, तो वो आपकी डिस्टॉर्टेड नॉलेज का पार्ट होगा। आपने कोई आपके आइडियल थे, जो आपके प्रेरक थे, ठीक है, आइडियल्स हमारे प्रेरक होते हैं जिसको हम बहुत मानते हैं, बाबा वगैरह मान लो कोई भी, ठीक है। तो अगर हमने उनकी बात मान ली और हमने साइंटिफिक उसका एनालिसिस नहीं किया कि भाई ऐसा हो रहा है तो कैसे हो रहा है, तो वो भी क्या होगा, नॉलेज जो होगी हमारी लेस साइंटिफिक अगर होगी तो वो डिस्टॉर्टेड नॉलेज होगी, ऐसा फ्रांसिस बैकन बोल रहे हैं। और इसलिए बेकन और ट्रेसी को बोला जाता है कि उन्होंने फोकस किया था ऑन द वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज कैसे वैलिड हो सकती है, कितनी वैलिड हो सकती है, वो बेकन और ट्रेसी ने बताया था बाय साइंटिफिक मेथड, ठीक है। इसलिए हमने तो पूरा का पूरा हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, साइंस ऑफ आइडियाज पढ़ रहे हैं। क्या आइडियोलॉजी को साइंस ऑफ आइडियाज क्यों बोला जाता है? तो हर जगह आपको साइंटिफिक मेथड टर्म या साइंस जैसे टर्म्स देखने को मिलेंगे, और नॉलेज वैलिड होगी जब वो हमें साइंटिफिक मेथड से मिलेगी, और वही नॉलेज हमें, जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म्स ऑफ नॉलेज है, जो बेकार नॉलेज है, जो कि जिसमें गलतियां हैं जिस नॉलेज में, उसके अगेंस्ट हमें क्वेश्चन करेंगी, मतलब हमें प्रिवेंट करेगी या हमें समझाएंगी कि देखो ये डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, हमें इससे बच के रहना है। क्वेश्चन यानी कि बचाव रखना है अपना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, ये मैंने आपको पहले थोड़ा बहुत समझाया था, इस बार अब मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया। तो ये जो टर्म आइडियोलॉजी है वो सेट ऑफ आइडियाज पे हम अप्लाई करते हैं, जो कि एक ग्रुप के द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं, कुछ आइडियाज जो कि एक ग्रुप अडॉप्ट कर रहा है, वो आइडियोलॉजी, मतलब अलग अलग आइडियाज हैं और एक आइडिया एक ग्रुप का पार्ट बन गए, सब उसको मानने लग गए उन आइडियाज को, तो वो आइडियोलॉजी का पार्ट बन जाएंगे। जैसे कैपिटलिज्म एक आइडियोलॉजी हो गई, और उसमें कैपिटलिज्म में हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचा जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सोचा जाता है, ठीक है, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। अलग अलग आइडियाज है, प्रॉफिट का आइडिया, इकोनॉमिक ग्रोथ का आइडिया, प्राइवेटाइजेशन का आइडिया, वर्कर एक्सप्लॉइट करने का आइडिया। आइडियाज तो अलग अलग है, लेकिन सब ऐसे लोग जो सिर्फ इन ऐसी चीजों में मानते हैं कि स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ, वो कैपिटलिज्म की विचारधारा में आ जाते हैं। तो यही बात जो है, ये लाइन आपको समझा रही है, और इसी के थ्रू हम प्री डिटरमाइंड जो गोल्स हैं वो उसको हम अचीव करते हैं। कोई भी विचारधारा होती है, उसका कोई गोल होता है, किसी का गोल पॉजिटिव हो सकता है, किसी का गोल नेगेटिव हो सकता है। जैसे कैपिटलिज्म का गोल जो है वो नेगेटिव है, कि हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें दूसरों से मतलब नहीं है। तो कुछ ना कुछ प्री डिटरमाइंड गोल्स होते हैं और वही हम पढ़ते हैं। साइंस ऑफ आइडियाज में डिफरेंट टर्म्स का इस्तेमाल होता है, जैसे सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, जो कि कार्ल मैनहम की है, देन क्रिटिकल थ्योरी, जो कि फ्रैंकफर्ट स्कूल ने फेमस की थी। फ्रैंकफर्ट स्कूल के ज्यादातर थिंकर्स क्रिटिकल थ्योरी में मानते हैं। फिर ये क्या होती है, मैं आपको अभी आगे आएगा इसी टॉपिक में, तब आपको मैं समझा भी चुकी हूँ। साइंस ऑफ आइडियाज में हम क्या क्या कारण है, डिस्टॉर्शन के क्या क्या कारण है आइडियोलॉजीज में, आइडियोलॉजीज में अगर कभी कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, ठीक है, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, तो उसके कारण जानने में भी हमें साइंस ऑफ आइडियाज मदद करते हैं। ये एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट होता है जो कि मार्क्स ने शुरू किया था। तो अगर पूछा जाए कि कभी जो साइंस ऑफ आइडियाज जैसी जो शुरुआत है वो किसने की थी, ठीक है, तो ये अटेम्प्ट जो सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने शुरू किया, फिर बाद में लुकास आते हैं, मैनहम आते हैं, जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं इस आइडियोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ आइडियाज बताने में। ये सारे थिंकर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो शुरुआत में हमने ट्रेसी पढ़ा और बेकन पढ़े, क्योंकि उन्होंने टर्म दी थी और प्रोसेस समझाया था, लेकिन रियलिटी में जो आइडियोलॉजीज को और आगे सिस्टमैटिकली लेकर गए, मतलब एक अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक वे में जिसने आगे बढ़ाया, वो मार्क्स थे, फिर लुकास और फिर कार्ल मैनहम। अभी जो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज है, क्रिटिकल थ्योरी क्या है, ये सब मैंने पढ़ा दिया था, यूनिट 2 में आपको मिल जाएगा। और इनफैक्ट मैंने पूरा का पूरा जो टेबल था वो भी डिस्कस किया था अपने, मेरे को आप जब ओपी कापा की प्लेलिस्ट में जाओगे ना, जो मेरे को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, ठीक है, कोई उसमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसका जो पहला जो वीडियो बनाया है मैंने ओपी कापा पे,
पुरानी प्लेलिस्ट का, वो उसमें ये सारी चीज़ें कवर्ड है। सेट ऑफ आइडियाज, साइंस ऑफ आइडियाज हो गया, देन हमारे मार्क्स के ऊपर क्या व्यूज़ हैं वो सारा, फिर हमने इसके लुकास के व्यूज़ पढ़े थे, कार्ल मैनिहम के व्यूज़ पढ़े थे, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर्ड हैं। और फिर इसके अलावा जो यूनिट 2 में हमने देखा था, एक सेकेंड, यूनिट 2 में जो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, साइंस ऑफ आइडियाज़ का मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, बाकी मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी मैंने आज आपको दोबारा पढ़ा दिया कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है। और ये जो मैंने जितना भी हाईलाइट कर रखा है, एक सेकेंड मैं दोबारा इसको हाईलाइट कर देती हूँ। सो सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी है, आइडियोलॉजी से लेकर पूरा यहाँ तक, ये मैंने आपको कवर करा दिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 3 करेंगे। यूनिट 3 में भी हमने लिबरल व्यू, मार्क्सिस्ट व्यू और कम्युनिटेरियन व्यू कंप्लीट कर लिया है। पॉलिटिक्स एज अ प्रोसेस बस पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी हम अगर आपको देखना है तो ओपी काबा की जो पुरानी प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये वाला भी यूनिट 3 मिल जाएगा, और उसमें मैंने जो थंबनेल बनाया है उसमें आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि कौन से व्यू में क्या है। तो व्यूज के नाम से ही है वो जो लेक्चर है, 3rd या 4th लेक्चर आपको दिख जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और टेक केयर एंड डू कमेंट कि आपको मेरे एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं।